तो जय श्री राम भाई सभी को। जैसे कि आपको पता है कि क्या हालत चल रही है इस टाइम हिंदुओं की बांग्लादेश में। बांग्लादेश के मिलिट्री लीडर वकर उस जमन ने शेख हसीना को 45 मिनट का टाइम दिया रिजाइन करने के लिए और देश छोड़ने के लिए। वहां की मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना और उनकी बहन शेख रिहाना बांग्लादेश छोड़ के इंडिया के पास आई शरण लेने और अब वो लंदन में एग्जाइल मांग रही है। बांग्लादेश में बांग्ला बंदूक कहे जाने वाले शेख हसीना के पिता शेख मुजीब उर रहमान के स्टैचू पर हथौड़े मारे गए। बांग्लादेश के कैपिटल ढाका में चारों तरफ वायलेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ये प्रोटेस्टर्स या सही मानने में कहे जाए तो टेररिस्ट शेख हसीना के घर में लूटपाट कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं और कुछ जाहिल तो इतने बुरे हैं कि उनके घर में जाके खाना खा रहे हैं। ना ये प्रोटेस्टर्स सिर्फ वहां का सामान लूट रहे हैं, बट इनकी सोच इतनी छोटी है कि वो उनके इनरवेयर से खेल रहे हैं। बांग्लादेशी हिंदूज को घर से निकाल के मारा जा रहा है। बांग्लादेश में इस्कॉन और 200 साल पुराने काली माता के मंदिर जैसे कई मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है। उनकी बहन बेटियों के साथ बदसलूकी करी जा रही है। और ये सुन के आप लोगों को भी शौक लगेगा कि ये सब सिर्फ एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट से स्टार्ट हुआ था। और वीडियो के एंड आने तक आप ये खुद डिसाइड कर लेना कि ये स्टूडेंट्स है या फिर कुछ और। जैसे कि हम सबको पता है 1971 की वॉर में बांग्लादेश को आजादी मिली, जिसमें इंदिरा गांधी सरकार का बहुत बड़ा रोल था। बांग्लादेश फ्रीडम रेवोल्यूशन के मेन लीडर शेख मुजीब उर रहमान बांग्लादेश की रिहाई के बाद वहां के पीएम बने, बट ज्यादा दिन तक उनकी सत्ता नहीं चली और वहां की मिलिट्री ने उनके खिलाफ कूप कर दिया। उनके घर में घुस के उनके परिवार के 17 लोगों की हत्या कर दी। वो तो फॉर्चुनेटली उनकी दोनों बेटी देश के बाहर थी, इसलिए उनकी जान बच गई। उसके बाद शेख हसीना ने कुछ दिनों के लिए इंडिया में शरण ली और जब वो बांग्लादेश वापस गई तो वहां के लोगों ने उनका ग्रैंड वेलकम करा और पिछले 4 इलेक्शन में उन्होंने लगातार जीत हासिल करी। शेख हसीना के पीरियड में बांग्लादेश और इंडिया की दोस्ती काफी गहरी हुई, बट बांग्लादेश के कुछ एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जैसे कि जमात ए इस्लामी, इनका ये मानना था कि कभी भी बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग होना ही नहीं चाहिए था और उनको पाकिस्तान की आईएसआई और काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन से भी हेल्प मिलती थी। ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ था ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट प्रोटेस्ट की तरह, बट देखते ही देखते इसका रुख बदल गया और ये प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पे एजुकेशन सिस्टम में मिलने वाले फ्रीडम फाइटर कोटा रिजर्वेशन के खिलाफ। बांग्लादेश में ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पूर्वजों ने देश को आजादी दिलाने के लिए फाइट करी थी, उनके लिए 30% रिजर्वेशन थी और बाकी माइनॉरिटीज और फीमेल्स को मिलाकर तकरीबन 56% रिजर्वेशन वहां थी। इसी बात के लिए वहां के जो स्टूडेंट्स थे वो काफी ज्यादा नाराज थे और धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट काफी ज्यादा वॉयलेंट होने लगा और जवाब में बांग्लादेश छात्र लीग, जो कि रिजर्वेशन के सपोर्ट में थी, वो भी प्रोटेस्ट करने उतर गई और देखते ही देखते दोनों में इतना ज्यादा झगड़ा बन गया कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले के बीच में आना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया और लोग वापस अपने अपने घर चले गए। बट 28 जुलाई को गवर्नमेंट ने जमात ए इस्लामी को स्टूडेंट इलेक्शन में खड़ा होने से मना कर दिया और 30 जुलाई को वहां पे फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए, जिनमें उनकी मांग थी पीएम का रेजिग्नेशन। और ये वायलेंट प्रोटेस्ट देखने के बाद मिलिट्री को पूरा मामला अपने हाथों में लेना पड़ा और वहां की पीएम को देश से भागना पड़ा। यहां तक कि जब बांग्लादेश के प्रेसिडेंट ने देश को एड्रेस करा तो उनके पीछे बांग्लादेश का झंडा नहीं बल्कि मिलिट्री के ऑफिसर्स खड़े थे। इसका मतलब क्लियर था कि देश मिलिट्री राज में है। अब देखने में ना ये सिंपल प्रोटेस्ट लगते हैं, बट असल में ना ये प्री प्लान्ड दंगे हैं। बांग्लादेश में ना अभी तक 300 से 400 लोगों की जान जा चुकी है और उसमें मोस्टली सारे हिंदूज हैं। अब बांग्लादेश में ना एक जगह है सिराजगंज नाम से, और वहां के पुलिस स्टेशन में ना लोगों ने 13 पुलिस वालों को पीट पीट कर मार डाला। हिंदू लड़कियों और औरतों के साथ दुष्कर्म किया। बांग्लादेश में ना हिंदू फैमिलीज को टारगेट करके अफेक्ट किया गया। इस्कॉन जिसने पार्टीशन से अब तक डेली 1 लाख लोगों को खाना खिलाया, उसमें भी आग लगा दी। 200 साल पुराना काली माता का मंदिर, उसे वेंडलाइज किया गया और उसमें आग लगा दी गई। हिंदू दुकानदारों के ना घर और दुकानें लूट ली गई और यहाँ तक कि ना नेशनल सेफ्टी को भी कॉम्प्रोमाइज किया गया है। 500 से ज्यादा अपराधियों को फरार भी करा दिया गया है। अब सवाल ये है, अगर सारे स्टूडेंट थे ना तो इतने दंगाई प्रोटेस्ट करने की जरूरत क्या थी और सिर्फ हिंदूज को टारगेट करने की क्या जरूरत थी? जितने भी स्टूडेंट थे ना सो कॉल्ड पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट, ये तालिबान का झंडा क्यों लेके घूम रहे हैं? और ऐसी हरकतें करने वालों को स्टूडेंट या प्रोटेस्टर्स नहीं, आतंकवादी बोला जाता है।
अब इतने बड़े लेवल पे ना कूप को एग्जीक्यूट करना इम्पॉसिबल है, और ये सपोर्ट ना इन लोगों को पाकिस्तान और आईएसआई से मिल रहा है। और इसका एक सिंपल रीजन है, पाकिस्तान को ना बांग्लादेश में एक एंटी इंडिया गवर्नमेंट चाहिए, और शेख हसीना की गवर्नमेंट ना पूरी प्रो इंडियन गवर्नमेंट थी, और वो लोग ना एक मकसद ढूंढ रहे थे और उनको मकसद मिल गया। एंड इसका दूसरा एंगल है वेस्ट का सपोर्ट, क्योंकि बांग्लादेश के रिलेशन ना चाइना से काफी क्लोज थे, और ये बात ना वेस्ट को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तब जनवरी में शेख हसीना इलेक्शन जीती थी ना, तो वेस्ट की मीडिया ने कहा था ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं है। बट उसके बाद जब शेख हसीना से पूछा गया तो उन्होंने वेस्ट की तरफ इशारा करते हुए बताया कि एक वेस्ट का बड़ा देश बांग्लादेश में एक मिलिट्री बेस बनाने की जगह मांग रहा है, और शेख हसीना ने ये भी बताया अगर वो मना करती हैं तो वो म्यांमार और बांग्लादेश तोड़ के एक नया देश बना देंगे। एंड इस कॉन्स्पिरेसी पे लोगों का भरोसा तब मजबूत हो गया जब बांग्लादेश की कूप के बाद वेस्ट ने बांग्लादेश की आर्मी की तारीफ करते हुए बोला आर्मी ने देश में चल रही डिक्टेटरशिप को खत्म कर दिया। अब बात कर लेते हैं इसके इम्पैक्ट्स इंडिया पे क्या होंगे। अब इस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन का ना सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडिया पे ही आएगा, एंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इलीगल इमिग्रेशन का। बांग्लादेश में ना लगभग 1.5 करोड़ से ज्यादा हिंदूज हैं, और जैसी हालत उनकी उस देश में ना उनका एक बड़ा मोबिलाइजेशन इंडिया की तरफ हो सकता है। एंड वेस्ट बंगाल जो पहले से इतने सारे रेफ्यूजीज से परेशान है वो और परेशान हो सकता है। दूसरा पॉइंट और सिंपल पॉइंट ये है कि रेफ्यूजीज की बहस में ना इंडिया में रेडिकल्स और आतंकवादी भी आ सकते हैं, जो कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। एंड तीसरा पॉइंट है इकोनॉमिकल इम्पैक्ट, क्योंकि एज ऑफ नाउ इंडिया ना बांग्लादेश को कई सारे एड्स प्रोवाइड करता है, और अभी की सिचुएशन के हिसाब से ना ये कहना बहुत मुश्किल है जो कि आने वाली गवर्नमेंट है एंटी इंडिया गवर्नमेंट। सिंपली इसका मतलब ये है कि इंडिया के ना सारे इन्वेस्टमेंट वहाँ वेस्ट हो सकते हैं। एंड उसी के साथ ना बांग्लादेश में 19,000 इंडियंस हैं, जिसमें से 9,000 स्टूडेंट्स हैं, और सबकी जान खतरे में। अब एंड में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि जो कंट्री जो पिछले कुछ महीनों से काफी सही चल रही थी, जिसमें कुछ सिर्फ सिविल इश्यूज थे, वो आज इंटरनेशनल न्यूज बन गई है। और पैटर्न बहुत सिंपल है, करंट गवर्नमेंट को डिक्टेटर घोषित कर दो और रिलीजियसली मोबिलाइज कर दो और देश तोड़ दो। बट ये पहली बार नहीं हुआ है जब बांग्लादेश में सरकार गिरी है और वहां के हिंदूज की जान गई है। और ये सोचना कितना अजीब है ना कि कुछ लोग जो पीसफुली रह रहे थे कुछ महीने पहले, आज वो सड़क पर उतर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोगों की जान ले रहे हैं, हिंदू लड़कियों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, मंदिरों को जला रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि वो हिंदू हैं। मुझे ये सोच के इतना बुरा लग रहा है कि एक नॉर्मल इंसान के अंदर हिंदुओं के लिए कितनी हीन भावना होगी कि वो मौका मिलते ही हिंदुओं की जान ले रहा है। और वो लोग जिनको हम आतंकवादी कहते हैं, उनके अंदर तो कितनी ही नफरत होगी। बट इंडिया में बैठे हुए आज भी कुछ लोग इस पूरे डिस्ट्रक्शन को एक प्रोपोगेंडा बता रहे हैं, और यहां तक कि कुछ लोग वहां हो रहे वायलेंस को जस्टिफाई कर रहे हैं, उसका सपोर्ट कर रहे हैं, और शेख हसीना को डिक्टेटर बता रहे हैं। तो भाई वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आई होप कि आप लोगों को बांग्लादेश की सारी चीजें समझ आई होंगी, क्या कैसे चल रहा है। और मैं प्रे करता हूं कि वहां पे जितने भी हमारे हिंदू हैं, भाई बहन, जितनी भी माताएं, सब सेफ रहें, और जल्द से जल्द उनके लिए कुछ व्यवस्था करी जाए भारत सरकार के द्वारा, ताकि वो लोग सेफ रहें। और आई होप कि अमन शांति बनी रहे। जय श्री राम।